अब हम पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को सुनेंगे। आपको हिंदी की दुनिया खूब पढ़ती और सराहती आई है। अपने विचारोत्तेजक निबंधों के अलावा कबीर पर अपने बड़े काम अकथ कहानी प्रेम की के लिए आप जाने जाते हैं और पिछले कुछ सालों में हमारा परिचय कथाकार पुरुषोत्तम अग्रवाल से भी हुआ है। नकोहस उपन्यास और चैंग चुई, चौराहे पर पुतला, पैर घंटी जैसी कहानियाँ काफ़ी चर्चित रही हैं। पुरुषोत्तम जी। मित्रों, पहले एक व्यक्तिगत संस्मरण। मैं सन 98 या 99 में लखनऊ गया था अंबेडकर यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल के सिलसिले में। तो श्रीलाल जी से मिलने पहुंचा और मेरी पहली मुलाकात थी उनसे। मैंने उनसे कहा कि मैंने आपका उपन्यास छपते ही पढ़ा था, राग दरबारी। बोले क्या उम्र रही होगी तुम्हारी उस समय? मैंने कहा 14 बरस। बोले सचमुच पढ़ा था? मैंने कहा आपसे झूठ बोलने से क्या फायदा, सचमुच पढ़ा था 14 बरस की उम्र में। इतने गदगद वो हुए, इतने प्रफुल्ल हुए। उन्होंने अपने पुत्र को, आशुतोष जी को बुलाया। बोले देखो देखो, इन्होंने राग दरबारी तभी पढ़ा था। मैंने राग दरबारी तब पढ़ा, मेरे जैसे बहुत से लड़के लड़कियों ने ग्वालियर में पढ़ा, हमसे ज़्यादा उम्र के लोगों ने पढ़ा। और राग दरबारी उन किताबों में से है जिन्हें मैं अब तक 50 बार पढ़ चुका हूँ और 50 बार और पढ़ लूँगा। और घर में कभी कॉपी इसकी बचती नहीं है। 50 बार मैंने पढ़ा है, 50 बार यार लोग ले गए, ये कह के कि लौटाएंगे। मैं जानता हूँ कि लौटाएंगे। जैसे ही वो कोई लेकर जाता है, मैं अशोक जी को फ़ोन करता हूँ कि भाई साहब एक कॉपी और भिजवा देना, मेरी गई। क्या वजह है इसकी? अभी जहाँ दरेज ने कहा कि उन्हें शिवपालगंज गूगल पर नहीं मिला। इस कार्यक्रम के आयोजन की जो प्रचार सामग्री है उसमें सवाल पूछा गया है कि शिवपालगंज पिछले 50 साल में कितना बदला है। पहले सवाल का जवाब तो यह है कि शिवपालगंज गूगल पर नहीं है, शिवपालगंज हर जगह है, शिवपालगंज यहाँ भी है, शिवपालगंज सारे हिंदुस्तान में है। और ये शिवपालगंज ही आपको बताता है, जब वो चिढ़कर कहता है कि दादा मुझे तो लगता है कि ये साला शिवपालगंज सारे हिंदुस्तान में फैलता जा रहा है। उस समय जा रहा था, अब चुका है। दूसरी बात, कितना बदला है। उपन्यास जिन्होंने पढ़ा है वो याद करेंगे कि राजनीति के तमाम सारे रूपों और विरूपों के बावजूद तमाम सारे चुनाव होते हैं। चुनाव जीतने की नेवादा पद्धति, महिपालपुर पद्धति, फला पद्धति, ढिका पद्धति, सब होता है। पुलिस के खेल होते हैं। शिवपालगंज में एक भी मृत्यु नहीं होती। उस सारे सत्ता संघर्ष में मौत किसी की नहीं होती। और इस समय आपके समाज में 8 साल के एक बच्चे को लिंच कर दिया जाता है और यह खबर नहीं होती। शिवपालगंज इतना बदला है। शिवपालगंज अधिकतम हिंसक, संवेदनहीन और विवेकहीन होता चला गया। आमतौर से कहा जाता है कि राग दरबारी व्यंग्य का उपन्यास है। ठीक बात है, लेकिन वस्तुतः राग दरबारी व्यंग्य का उपन्यास नहीं है। व्यंग्य उसका केवल फॉर्म है। राग दरबारी एक लोकतांत्रिक, आधुनिक और रैशनलिस्ट दिमाग की वेदना का दस्तावेज। वो बहुत चिढ़ से लिखा गया उपन्यास है। वो एक तरह की चिड़ोक्ति है, अन्योक्ति, समासोक्ति की तरह, उसके लिए वक्रोक्ति की तरह। राग दरबारी के लिए सही शब्द है वो चिड़ोक्ति है। एक व्यक्ति, उसके अपने निजी अनुभव, समाज से प्राप्त अनुभव, वो एक दस्तावेज जैसा आपके सामने पेश करता है और दिखाता है। लेकिन आप ये ध्यान दें कि राग दरबारी की चिढ़ के पीछे आस्था है विवेक में। मैं एक हिस्सा राग दरबारी का पढ़ना चाहता हूं और अपने आप से पूछिए कि यह हिस्सा अगर आज पब्लिक मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचे तो आपके टीवी स्टूडियोज में किस तरह की बहसें इस पर होंगी और किस किस की भावनाएं किस किस तरह से आहत होंगी। राग दरबारी में एक प्रसंग है, आपको याद होगा, वो खांस की फुनगी पर गांठ बांधते चले जाते हैं। तो वो तो खाम खामे बांधते हैं, मालूम पड़ता है कि थोड़ी देर में सारी कांस की फुनगियों पर गांठ बंध चुकी है। और वो किस देवता ने, बजरंग बली ने या किसने कहा है, तो उस पर मैं हिस्सा पढ़ रहा हूं। रंगनाथ के दिमाग पर आत्मगौरव की छाया धीरे धीरे उतरी। बिना समझे बूझे उसने आज एक नए संप्रदाय का प्रवर्तन कर दिया था, जिसका दर्शन, पुराण, कर्म कांड बस इतना था कि फुनगी पर गांठ लगा दी जाए। उसने अपने आप को बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य की कतार में खड़ा पाया और मन ही मन सवाल किया कि उस्ताद, अपने बारे में मैं जानता हूं, तुम अपनी कहो, नया संप्रदाय चलाने की तुम्हें कैसे सूझी थी?
ये जो इररेवरेंस है एक तरह का, ये इररेवरेंस बुनियादी तौर से एक सोचने समझने वाले सेंसिटिव और आधुनिक दिमाग से उपजा इररेवरेंस है जो ये नहीं मानता कि सभी सांस्कृतिक मान्यताएं, जैसा कि बहुत सारे उत्तर आधुनिक विचारक मानते हैं कि सभी सांस्कृतिक मान्यताएं ठीक हैं, कोई कल्चरल इडियम किसी से कम और ज्यादा नहीं है। राग दरबारी इस समझ से उपजा हुआ उपन्यास नहीं। जो भारत की आजादी के 20 साल बाद की बात हम करते हैं और राग दरबारी एक बड़ा एपरेंटली नकारात्मक चित्र पेश करता है, लेकिन भारत, क्या रोचक बात है, जो मैं भारत के बारे में महसूस करता हूं, आजादी के बाद के भारत के बारे में और उसके पहले के भी भारत के बारे में, ये बहुत ही रोचक संयोग है कि दो महानुभाव यहां बैठे हैं जिनकी पुस्तकों के शीर्षक से वो बात कही जा सकती है। भारत के बारे में एक तो यह है कि अनसर्टेन ग्लोरी, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ अनसर्टेन ग्लोरी, आपकी किताब का शीर्षक, और दूसरा सामने मार्क बैठे हुए हैं, नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया, यहां कोई फुल स्टॉप नहीं होता, केवल कॉमा होती। और इसलिए किसी तरह के फैसले पर पहुंचने के मामले में जो भी विद्वान या लेखक पढ़े हैं वो पछताए, और इसलिए ये संयोग नहीं है कि राग दरबारी किसी निर्णायक स्थिति में खत्म नहीं होता। वैद्य जी टहलने चले गए हैं, रंगनाथ अब वापस जाने के मूड में आ चुका है और वो कुछ सोच रहा है, उसके मन में पलायन संगीत गूंज रहा है, और सामने दो बंदर बैठे हैं जो उठेंगे तो भरतनाट्यम से करके नीचे कुछ नहीं करेंगे। उपन्यास यहाँ खत्म हो जाता है। आपको नहीं पता कि उसके बाद क्या किया रंगनाथ ने या क्या नहीं किया। जो संजीव ने संकेत किया, बहुत कड़ी आलोचना इस उपन्यास की नेमी जी ने लिखी थी, और नेमी जी बहुत गंभीर आलोचक थे, उनकी आलोचना को नॉन सीरियसली नहीं लिया जा सकता। नेमी जी ने लिखा था कि यह उपन्यास मध्यवर्गीय सिनेसिज्म को एक तरह का रचनात्मक तर्क बना देता है। सारे का सारा उपन्यास उस सिनेसिज्म से पैदा होता है, और इसी क्रम में उन्होंने लिखा था कि चाहे अज्ञान में हो चाहे जानबूझकर, उपन्यास का शीर्षक एक अत्यंत भावपूर्ण और गंभीर संगीत रूप को एक सर्वथा अनपेक्षित संदर्भ दे देता है। उनका इशारा राग दरबारी कानड़ा की ओर था। नेमी जी की इस आलोचना को नकारा नहीं जा सकता। सिनेसिज्म को रचनात्मक तर्क नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा निवेदन यह है, और मैंने नेमी जी से एक बार कहा भी था, कि राग दरबारी एपरेंटली सिनेसिज्म को रचनात्मक तर्क बनाता दिखता है, लेकिन राग दरबारी मूलतः व्यंग्य का नहीं, सिनेसिज्म का नहीं, वेदना का उपन्यास है। और उस वेदना की सच्चाई जो है, वो रंगनाथ का जो पलायन संगीत है, जिसको शीर्षक दिया है लेखक ने पलायन संगीत, उसके 2-3 वाक्य। पिछले महीनों वो जिस जिंदगी के आसपास मंडराता रहा था, जिसके भीतर घुसकर भी वो बाहरी का बाहरी ही बना रहा था, वो एक लानत की तरह उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसकी आत्मा के तारों पर, बशर्ते आत्मा की शक्ल सारंगी जैसी होती हो, पलायन संगीत गूंजने लगा। ये बात केवल रंगनाथ के बारे में सच है या मेरे और आपके बारे में भी सच है, कि जिस जिंदगी और जिस समाज की बात करते और जिसकी चिंता करते हमारी सुबह से शाम तक हो जाती है, उसके बारे में हम कितना जानते हैं, उसके भीतर हम कितने हैं, उसकी कितनी सुनते हैं और उसे अपनी कितनी सुना पाते हैं। राग दरबारी मेरे लिए इस सवाल का रूपक है। धन्यवाद मित्रों।